अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद मायदा। तो आज हमारा जो बीएड का कोर्स कोड है 8611, इसके चैप्टर 4 एंड 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, चैप्टर 1 में हमने देखा कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। चैप्टर 3 में देखा हमने कोऑपरेटिव थिंकिंग क्या होती है, कि लर्निंग क्या होती है, ठीक है ना, टीचर की क्या अहमियत है। आज इसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मस्ट कीजिएगा, तीनों में से कोई भी ना छोड़िएगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में क्या आ रहा है, वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मीन टेकिंग द बिगर पिक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। कि एक कोई तस्वीर का बड़ा पहलू लेना है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें, उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। इट डज नॉट मीन दैट यू आर जस्ट गोइंग टू सिंपली राइट डाउन योर फ्यूचर प्लान और व्हाट यू हैव डन इन दी पास्ट। वो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने देखना है कि आपने फ्यूचर में क्या प्लान किया है, कि क्या प्लान करेंगे, या आपने माजी में क्या कुछ कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, वो ये कह रहे हैं कि इट मीन ट्रूली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वाई यू डिड वट यू डिड एंड वाई डैट इज इम्पोर्टेंट। मीन्स के आपने माजी में जो किया वो क्यों किया, ठीक है ना, उसका मकसद क्या था, या फ्यूचर में जो कर रहे हैं वो आप क्यों करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ये होती है कि आपने रीज़न जाने कि हम जो प्लान कर रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं है, वो हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, और हम क्या क्या करने जा रहे हैं, तो उसको सब कुछ समझना होगा। सिंपल हमने प्लान कर लेना काफ़ी नहीं होगा, या अपने माजी के बारे में बताना भी काफ़ी नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर मिस द बस, आपने कभी अपनी बस मिस की है, या कभी कोई रिक्शा, या कोई लाइक आप लेट हुए हैं कहीं से। देन उसका क्या कह रहे हैं कि एंड देन थॉट नेक्स्ट टाइम आई विल लीव द हाउस 5 मिनट अर्लियर। तो आप ये सोचते हैं कि हम जो नेक्स्ट टाइम आएंगे देन हम कुछ टाइम पहले या 5 मिनट पहले हम निकल आएंगे, देन हमारी बस जो होगी वो मिस नहीं होगी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बींग रिफ्लेक्टिव, यू थॉट अबाउट एन एक्सपीरियंस। क्या आप ये हमारे पास एग्जाम्पल है रिफ्लेक्टिव होने की, कि आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बल्कि उससे आप सीख भी रहे हैं कि हमने नेक्स्ट टाइम इससे सीख के जाना है, कि हमने इसको इम्प्रूव करना है। एंड डिसाइडेड टू लर्न फ्रॉम इट, कि आप उसे सीखना डिसाइड कर रहे हैं। एंड डू समथिंग डिफरेंट द नेक्स्ट टाइम, कि आप इससे कुछ डिफरेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम, वो भी आप सोच रहे हैं। तो अगर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हम लर्निंग में बात करें, लर्निंग में क्या होगा, अगर आपका रिजल्ट है, आपका कोई टेस्ट हुआ है, अच्छा नहीं आया, तो बच्चे उससे क्या सीखेंगे कि हमने इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमने इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। अगर आपका बी ग्रेड आया तो आप कहते हैं हमने ए लेकर आना है, अगर ए आया देन आप कहते हैं ए प्लस लेकर आना है। तो लर्निंग में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हमें ये होता है कि हम उससे अपने प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उससे हम सीखेंगे कि हमने नेक्स्ट इसको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि बेनिफिट्स कह लो या इंपॉर्टेंस कह लो कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की टीचर्स के लिए वो क्या क्या है। सबसे पहले है कि प्रोफेशनल ग्रोथ होती है इससे, ठीक है। अब वो कैसे होती है, बाय कैरिंग आउट एन एक्सटेंसिव इनर थॉट यू कैन हैव सो मच अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर स्ट्रेंथ। वो कहते हैं अगर आपकी जो सोच होगी ना वो बेहतर होगी, वो एक अच्छी होगी, देन आप क्या करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप में क्या क्या वीकनेस है और आप में क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, अगर आपकी जो वीकनेस है वो आप उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना, तो उससे आपकी क्या होगी, ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। अब एक आर्टिकल है अ मीन टू टीचर डेवलपमेंट 2017 एडिशन है, जब ये आया था, ठीक है ना। इसको अगर आप रीड आउट करेंगे देन आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ काफ़ी होगी, ठीक है। वो क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट दैट रिफ्लेक्टिंग टीचिंग हेल्प टू फैसिलिटेट प्रोफेशनल ग्रोथ। उसको पढ़ने से आपकी ये आपको मदद करेगा, फैसिलिटेट करेगा प्रोफेशनल ग्रोथ में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फैसिलिटेट टीचिंग। इसमें वो ये कह रहे हैं कि टीचिंग कैन बी क्वाइट अ चैलेंज। वो कह रहे हैं कि टीचिंग जो है वो एक चैलेंज है, ठीक है। इट कैन बी चैलेंजिंग टू प्लान, कि आपको लेसन कैसे प्लान करना होगा, ठीक है। आपको क्लासेस कैसे क्लासेस में उसको डिलीवर करना होगा, टीच क्लासेस कैसे उनको पढ़ाना होगा, एंड देन मैनेज, उनको मैनेज कैसे करना होगा। अगर आपकी सोच सही होगी ना, रिफ्लेक्टिव होगी, तो आप अच्छे से लेसन प्लान करेंगे, अच्छे से डिलीवर करेंगे, अच्छे से क्लास को मैनेज करेंगे, ठीक है ना। तो वे कह रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस विल इंश्योर दैट इज स्टूडेंट इज बेनिफिटिंग फ्रॉम लर्निंग एक्सपीरियंस। अब ये कहने अगर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होगी ना वो आपको यकीन दिलाएगी, उससे क्या, अगर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, ठीक है ना, देन आप ये देखेंगे स्टूडेंट जो है आपकी लर्निंग से कितना सीख रहा है, कि हर बच्चा सीख भी रहा है कि नहीं, वो आपको इस बात का यकीन दिलाएगी।
नेक्स्ट आ रहा है कि इम्प्रूव रिलेशन विद स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है वो भी इससे इम्प्रूव होगा। अब वो कैसे होगा? टीचर रियली वैल्यू देयर रिलेशनशिप विद देयर स्टूडेंट, टीचर को चाहिए कि अपनी जो मतलब टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है उसकी काफ़ी वैल्यू होती है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू हेल्प योर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड योर टीचिंग मेथड, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो स्टूडेंट है वो आपकी टीचिंग मेथड को अंडरस्टैंड करे, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कल्टिवेट पॉजिटिव इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद योर स्टूडेंट। तो अपना रिलेशनशिप जो स्टूडेंट के साथ है उसको पॉजिटिवली डिवेलप करना चाहिए, ठीक है ना। हर बच्चे के साथ रिलेशनशिप अपना अच्छा रखना चाहिए। तो अगर रिलेशनशिप अच्छा होगा तो बच्चा भी आपको सुनेगा, उसमें अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हमने अपने टीचर को सुनना है, समझना है और सीखना है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस रियली हेल्प यू टू थिंक अबाउट ईच स्टूडेंट एज एन इंडिविजुअल लर्नर विद यूनिक नीड। अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। वो कैसे हेल्प करेगी कि आप लोग ये सोचेंगे जो हर स्टूडेंट है ना, ठीक है ना, मीन्स कि हर बच्चे का लर्निंग करने का तरीका वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। उनके लिए उनकी हर बच्चे की ज़रूरत होगी वो यूनिक होगी। हर बच्चे की ज़रूरत को इम्पोर्टेंस आप देंगे और उसको उसी तरह से आप सिखाएंगे। कुछ जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ लेट पिक कर लेते हैं, कुछ लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको स्टूडेंट का आपस में रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कह रहे हैं मेक लेसन मोर इंटरेस्टिंग, अपने लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जब आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, देन क्या होगा, आपका लेसन भी इंटरेस्टिंग बनेगा। अब डिफरेंट चार्ट के जरिए भी अपना लेक्चर को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा लें, ठीक है, कोई डिफरेंट टास्क दे दें, या ओपन एंडेड क्वेश्चन करके भी आप अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्या फ़ायदा है? वो कहने हैं कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है वो टीचर की जो स्किल्स है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो भी डेवलप करता है, ठीक है ना, और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को वो भी इम्प्रूव करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास, पहले हमने रिफ्लेक्टिव पढ़ा, अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन की काफ़ी सारी डेफिनेशन आ जाती हैं, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन हम देख लेते हैं वो क्या क्या है। एन अमाउंट ऑफ लाइट, हीट और साउंड दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ बॉडी और सरफेस, या तो हमारी जो लाइट है उसकी रिफ्लेक्शन होती है, या हीट की होती है, या साउंड की रिफ्लेक्शन होती है, किसी भी बॉडी पे जो रिफ्लेक्ट करती है उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लैम्प जो लगे होते हैं, ठीक है ना, वो भी एक रिफ्लेक्शन ही है, एक हमारी मतलब रोशनी कर रही है तो उससे भी हम लोग रिफ्लेक्टेड होते हैं, मतलब लाइक वो रिफ्लेक्शन दे रही है, ठीक है, तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं अ थिंग दैट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ अराइजेस फ्रॉम समथिंग एल्स, हेल्दी स्किन इज रिफ्लेक्शन ऑफ गुड हेल्थ। अच्छा, अब किसी को अगर हम देखें और उसकी स्किन अच्छी हो तो उसका क्या रिफ्लेक्शन पड़ेगा? उसका यही रिफ्लेक्शन पड़ेगा कि ये जो इंसान है इसकी हेल्थ जो है वो गुड होगी, ठीक है। तो ये भी एक रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट है कि अ थिंग ब्रिंगिंग डिसक्रेडिट टू समवन, अगर कोई इंसान कोई काम करता है लेकिन हम उसको उसका क्रेडिट नहीं देते हैं तो इसका क्या होगा, बैड रिफ्लेक्शन होगा। तो ये बैड रिफ्लेक्शन की एक एग्जांपल है, ये डेफिनेशन कह लें, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि एन आइडिया अबाउट समथिंग स्पेशली वन दैट इज रिटन डाउन और एक्सपोज और एक्सप्रेस्ड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन इसका क्या मतलब है कि आप लोग कोई आर्ट करते हैं, कोई पेंटिंग करते हैं, ठीक है ना, देन वो आप लोगों की जो काबिलियत है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। या कुछ आप लिख रहे हैं, आपकी काबिलियत को रिफ्लेक्ट करेगा। अब उस एग्जांपल की ह्यूमन आर्ट हो सकती है, वो भी एक रिफ्लेक्शन की एग्जांपल है। तो रिफ्लेक्शन की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंस क्यों है एजुकेशन में, ठीक है। वही कह रहे हैं कि ऑल द डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन इन द स्टूडेंट इज़ द डिफिकल्ट, वो कहते हैं कि रिफ्लेक्शन की जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट में वो बहुत मुश्किल है, बट इट इज़ सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज़ सेड दैट एक्चुअल लर्निंग कैन नॉट अकर विदाउट रिफ्लेक्शन। वो कह रहे हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअल लर्निंग जो होती है वो रिफ्लेक्शन के बगैर अकर नहीं हो सकती, ठीक है। आप देखें क्या एग्जाम्पल है, वो कह रहे हैं कि करिकुलम जो डिज़ाइन करते हैं बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं ना उसे, फॉरगेट आफ्टर शॉर्ट टाइम, कि कुछ टाइम बाद उसे भूल जाते हैं। या तो ये होता है कि जब वो उसका टाइम ड्यूरेशन आप देखें, अगर हमारा करिकुलम अगर 1 साल का है ना तो क्या होता है हम लोग उसको याद रखते हैं 1 साल तक। उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं देन हम प्रीवियस उसको भूल जाते हैं, ठीक है ना, वैनिश हो जाता है हमारे माइंड से क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन है वो एक ट्रांसफ़र करता है लर्निंग को फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। रिफ्लेक्शन के ज़रिए क्या होगा, देखें अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है ना, कोई रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में वो कभी मतलब वो सेट हो जाता है और वो भूलते नहीं हैं। तो आप अगर किसी चीज़ से इम्प्रेस हो रहे हैं ना देन वो आपके माइंड में रहती है, ठीक है ना।
तो अगर हम लर्निंग के अपनी कोई चीज़ या कोई टॉपिक से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना, और अगर हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसकी रिफ्लेक्शन हम पे अच्छी पड़ रही है, देन वो टॉपिक हम नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो कहते हैं एक्चुअल लर्निंग के लिए रिफ्लेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी हम लोग की रह जाती है कि हम वो हमें जल्दी भूलता नहीं है। अब हमारे पास है स्टेप्स फॉर टीचर रिफ्लेक्शन। टीचर के लिए रिफ्लेक्शन के लिए टीचर डायरी लिखनी चाहिए। डायरी में उन्हें अपने लेसन प्लान करना चाहिए, क्लास को क्या पढ़ाना है, किस टाइम में पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटी करवानी है, कैसे उनसे ओरल टॉक करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, या किसी बच्चे को इशू है उसको कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ टीचर को पहले से प्लान करना चाहिए कि टीचर डायरी में क्या क्या लिखना है, ठीक है। उसके अलावा हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना, अपने हमें चाहिए कि कोलीग्स से हेल्प लेनी चाहिए, उन्हें इन्वाइट कर लेना चाहिए, ठीक है, उनसे पूछ लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें जो अपना लेसन है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप हैं टीचर की रिफ्लेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि जॉन डेवी की डिफ्लेक्शन थ्योरी क्या है, ठीक है ना। अब उसने क्या, सबसे पहले वो कह रहा है कि सजेशन के सबसे पहले क्या व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले अपनी राय देनी, सजेशन करना, ठीक है। उसके बाद है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ठीक है, कि आप जो हो रहा है या जो आप उसको बारे में पहले से जानते हैं, कितना जानते हैं या कितना नहीं जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ अ हाइपोथेसिस। इसमें वो कह रहे हैं कि व्हाट फर्दर एविडेंस डू यू नीड टू डू, कि आप जितना जानते हैं, ठीक है, पहले आपने देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कहना है उसके बारे में आप कितना जानते हैं और उसके बारे में आपको कितनी ज़रूरत है मज़ीद जानने की, ठीक है ना। हाउ डू अदर्स, और देखना है कि दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। और फोर्थ स्टेप यह है कि कंस्ट्रक्ट एन इनिशियल हाइपोथेसिस, कि उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। उसका सोल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कि हम उससे कैसे मज़ीद चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको लास्ट में क्या करना है, टेस्ट करना है हाइपोथेसिस को। अब उसको टेस्ट करने के लिए भी क्या क्या हमें आइडियाज़ होने चाहिए, ठीक है ना। वेदर बाय रिफ्लेक्शन करना चाहिए या हमें इमेजिनेशन के ज़रिए उसको टेस्ट, मीन्स कि अपने माइंड में ही उसको टेस्ट कर लें, या रिफ्लेक्शन के थ्रू उसको टेस्ट करना चाहिए। तो ये जॉन डेवी रिफ्लेक्शन थ्योरी के कुछ स्टेप्स थे, 5 स्टेप्स थे, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्शन जो था ना, ये चैप्टर 4 का पार्ट था, ठीक है ना। अब चैप्टर 5 में हमारे पास एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है गिव रिफ्लेक्शन साइकिल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मस्ट कीजिएगा, ठीक है। इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं उसको भी देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि गिव रिफ्लेक्शन साइकिल है क्या, किसको कहते हैं, किसने ईजाद किया था। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि गिव रिफ्लेक्टिव साइकिल इज फाउंड वेरी यूजफुल इन मेकिंग पीपल थिंक थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ एन एक्सपीरियंस और एक्टिविटी। वो ये कह रहे हैं कि जो गिव रिफ्लेक्टिव साइकिल है वो बहुत मुफीद है, बहुत यूजफुल है उन लोगों के लिए कि जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना। लोगों की माइंड की थिंकिंग को ऐसे बनाता है कि उनको एक फेस, किसी चीज़ के तमाम फेसिस को एक्सपीरियंस करें, उसके बारे में सोचें, सिर्फ एक पहलू के बारे में, तस्वीर के एक पहलू के बारे में नहीं देखें, बल्कि उसके हर पहलू के बारे में सोचें, हर एक्टिविटी के एक्सपीरियंस करें, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर ग्राहम गिव पब्लिश हिज रिफ्लेक्टिव साइकिल इन हिज बुक टाइटल लर्निंग बाय डूइंग 1988। कोई प्रोफेसर ग्राहम गिव था जिसने इसको रिफ्लेक्टिव साइकिल को पब्लिश किया था, और अपनी उसकी बुक का क्या टाइटल था, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। और वो कब पब्लिश किया था, 1988 में, ठीक है। इट इज़ गाइड बुक फॉर टीचर फॉर टीचिंग मेथड। वो कहते हैं कि ये गाइड बुक है टीचिंग मेथड के लिए, कि टीचिंग मेथड कैसे किया जाएगा, ठीक है। एंड टेक्निक्स, और उसको टेक्निक कौन कौन से हमें यूज़ करनी चाहिए टीचिंग के लिए। द गिव साइकिल हैज़ बीन पार्टिकुलरली बेनिफिट फॉर द पीपल हु लर्न फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशन। वो कहते हैं जो ये साइकिल है वो किसके लिए बेनिफिट्स है, उन लोगों के लिए बेनिफिट्स है जो लर्निंग करना चाहते हैं फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट हालात से जो लर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल है, बहुत बेनिफिशियल है। अब कह रहे हैं कि इट इंक्लूड 6 फेसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसमें 6 फेसेस हैं जो हम फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड एंड करेंगे, जो इसमें आएंगे, ठीक है। उसको देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है। सबसे पहला जो हमारे पास फेस है वो है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है, वो कहते हैं हेयर यू हैव अ चांस टू डिस्क्राइब द सिचुएशन इन डिटेल। यहाँ पे आपको चांस दिया जाएगा कि आपने अपनी जो सिचुएशन है उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना चाहिए। उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं माइंड में, वो देखते हैं कि व्हाट हैपेंड, क्या रूनमा हुआ, व्हेन डिड, वेयर डिड इट हैपन, कि ये कैसे और कहाँ रूनमा हुआ, ठीक है। हु वाज प्रेजेंट, कि वहाँ पे कौन कौन मौजूद था उस टाइम, ठीक है।
उसके बाद है व्हाट डिड यू एंड अदर पीपल डू, कि आपने उस टाइम क्या किया था या दूसरे लोगों ने उस टाइम क्या किया था, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द सिचुएशन, कि इसके आउटकम क्या थे, ठीक है, कैसे रूनुमा हुई। वाई वर यू देयर, कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे। एंड लास्ट हमारे पास है व्हाट डिड यू वांट टू हैपन, कि आप क्या चाहते थे कि रूनुमा हो, ठीक है ना। अब ग्रुप वर्क असाइनमेंट है, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कि उसमें भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमने काम कैसे करना है, कौन कौन उसमें काम करेगा, कि हम लोगों को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, और बाकी लोग इस काम के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि ग्रुप वर्क असाइनमेंट, इसकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फेस्ट है वो है फीलिंग्स, ठीक है। हैव यू कैन एक्सप्लोर एनी फीलिंग और थॉट दैट यू हैड ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस, कि आपकी फीलिंग्स क्या थी उस एक्सपीरियंस के दौरान में, उसको एक्सप्लोर करना है इसमें, ठीक है ना। अब इसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन राइज होंगे, वो कह रहे हैं व्हाट वर यू फीलिंग ड्यूरिंग द सिचुएशन, कि आप उस जब हालात, उस जो एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ उस टाइम आपकी फीलिंग क्या थी उस सिचुएशन में, ठीक है ना। व्हाट वर यू फीलिंग बिफोर एंड आफ्टर, कि उस सिचुएशन से पहले आपकी फीलिंग क्या थी, सिचुएशन के बाद आपकी फीलिंग क्या है, ठीक है। वट डू यू थिंक अदर पीपल वर फीलिंग अबाउट, दूसरे लोग उस की फीलिंग क्या थी उस सिचुएशन में, ठीक है ना। उसके बाद वट डू यू थिंक अदर पीपल फील अबाउट दिस सिचुएशन नाउ, कि पहले लोगों की फीलिंग क्या थी, बाद में उन लोगों की फीलिंग क्या थी और अब उनकी फीलिंग क्या है। वट वर यू थिंकिंग ड्यूरिंग दी सिचुएशन, कि आप उस सिचुएशन के दरम्यान में क्या क्या सोचते रहे हैं। फिर है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन नाउ, कि आप पहले उस टाइम क्या आप सोच रहे थे सिचुएशन के बारे में फौरन जब हुई, ठीक है ना, या अब आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये तमाम हमारी फीलिंग्स थे और इसके ये क्वेश्चन हमें राइज उस टाइम हमें लाइक पूछ सकते हैं या हमें राइज करने चाहिए कि हमारी फीलिंग को कैसे हमें एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट हमारे पास फेज है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में कह रहे हैं हियर यू कैन हैव अ चूज टू इवेल्युएट व्हाट वर्क एंड व्हाट डिड नॉट वर्क इन दिस सिचुएशन। वो ये कह रहे हैं कि आपने ये वैल्यूएट करना है कि क्या काम करना चाहिए था, ये क्या काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, उस हालात में। फोकस ऑन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन, के उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी, पॉजिटिव पहलुओं को भी, या नेगेटिव पहलुओं दोनों पर ही फोकस करना होगा कि आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं व्हाट वाज गुड एंड बैड अबाउट द एक्सपीरियंस, कि जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है उसके बारे में अच्छा क्या है और क्या चीज़ उसके बारे में बुरी है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहे हैं व्हाट वेंट वेल, कि क्या बेहतर था उसमें। व्हाट डिड नॉट गो वेल, कि क्या बेहतर नहीं था। व्हाट डिड यू एंड अदर पीपल कंट्रीब्यूट टू दिस सिचुएशन, कि आप और आप दूसरे लोगों की कंट्रीब्यूशन इस सिचुएशन में क्या थी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे कि एनालिसिस, इसमें वो कह रहे हैं द एनालाइज स्टेप इज वेयर यू हैव अ चांस टू मेक सेंस ऑफ, क्या आपके आपने सोचने की जो सेंस है उसके बारे में आपको एक चांस मिला कि आपने कैसे सोचना है, ठीक है ना, कि कैसे क्या हैपेंड हुआ था, व्हाट हैपेंड, कि उसके बारे में सोचना कैसे है, कि मतलब उस टाइम कैसे रूनुमा हुआ था आपकी सेंस के बारे में है, ठीक है ना, कि आपने एनालाइज कैसे करना है। वाई डिड नॉट थिंक गो वेल, अब आपने ये सोचना है कि जो चीज़ें हैं वो सही से क्यों नहीं हुई, ठीक है ना, ये चीज़ें सही से क्यों हुई है, वाई डिड थिंक गो वेल, ठीक है ना, उसकी रीज़न क्या होगी, ये आपकी अपनी सेंस है जो आपने इसे सोचना है, ठीक है। वट सेंस कैन आई मेक ऑफ द सिचुएशन, कि मुझे उस टाइम क्या सोचना चाहिए था। वट नॉलेज कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कि क्या नॉलेज है जो सिचुएशन, जो मैं नॉलेज रखूँ जो इस सिचुएशन को मैं समझ सकूँ, ठीक है ना, ये अपनी सेंस के बारे में है कि आपको इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करना है। लास्ट हमारे पास फेज है कि कंक्लूजन, ठीक है। इन दिस सेक्शन यू कैन मेक कंक्लूजन अबाउट व्हाट हैपन, कि आपको लास्ट में रिजल्ट निकालना है उसका, ठीक है। व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, कि मैंने इस सिचुएशन से जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है मैंने इससे क्या सीखा है, ठीक है ना। हाउ कुड दिस हैव बीन अ पॉजिटिव सिचुएशन फॉर एवरीवन, कि ये जो सिचुएशन है सबके लिए पॉजिटिव कैसे हो सकती है, इसके बारे में आपने बताना है, ठीक है, रिजल्ट आपने देना है यहाँ पर, ठीक है ना। वट स्किल डू आई नीड टू डिवेलप फॉर मी टू हैंडल अ सिचुएशन लाइक दिस बेटर, अगर आपके साथ दोबारा कुछ ऐसे होता है तो आप उसको कैसे इससे बेहतर हैंडल कर सकेंगे, तो उसके लिए आपको क्या क्या मतलब स्किल्स आपकी डिवेलप होनी चाहिए, तो उसको भी आपको यहाँ पे सोचना है, मीन्स आपने वो रिजल्ट फाइंड आउट करना है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट है कि व्हाट एल्स कुड आई हैव डन, कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए, कि उस टाइम जब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है ना, तो मुझे ये चाहिए था कि हम समटाइम सोचते हैं ना कि उस टाइम मुझे ये भी करना चाहिए था, ये बेहतर था,
तो कहते हैं उस टाइम के लिए अगर मेरे पास कोई सिचुएशन दोबारा आए तो मुझे ये तमाम स्किल्स जो है अपनी डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर 4 एंड 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर मेरी वीडियो से लगे दें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।